हाँ, इस समय हम लोग भारतीय संविधान में मूल अधिकार को कंटिन्यू किए। मूल अधिकार में इस समय हम कहाँ हैं? समानता का अधिकार अनुच्छेद 12 और 13 दोनों हो चुका है, जो कि मूल अधिकारों का साधारण उपबंध है। मूल अधिकार वास्तव में कहाँ शुरू होते हैं? शुरू होते हैं अनुच्छेद 14 से। ठीक, 14 से लेकर 32 तक की बात की जाती है। फैन ऑफ करिए। 14 से 32 तक की बात की जाती है। आज हम कहाँ हैं? 14 हो चुका है, अनुच्छेद 14 बात कर चुका हूँ पहले मैं। आज बात करने वालों किस पर? आर्टिकल 15 पर, अनुच्छेद 15 आप जानते हैं कुछ आधार ऐसे बताए गए हैं जिन आधारों पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 5 आधारों की बात करता है, यानी 5 बेसिक उसके एलिमेंट हैं। क्या कहा जाए कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इन 5 आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाए, किसी से नहीं। यहाँ केवल नागरिक, ध्यान रखिएगा, नागरिकों में यह अनुच्छेद 15 का अधिकार विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। यह प्राप्त है किसे? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और जो भारत में कोई लीगल पर्सनालिटी है, विधिक व्यक्ति है, उसको प्राप्त है। यानी यह अधिकार भारत में रह रहे सभी लोगों को नहीं प्राप्त है, भारत के केवल नागरिकों को प्राप्त है। भारत में रह रहे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी को अधिकार नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 15 का मूल अधिकार किसे प्राप्त है? मात्र भारतीयों को। ठीक, यानी जो भारत की नागरिकता जिनके पास है। तो हम बात करेंगे 15(1) की, फिर हम बात करेंगे 15(2) की। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद 15 है, 15 में 6 उपखंड हैं, यानी 6 सब क्लाज हैं। जो इसके 15(1) और 15(2) हैं, इसमें क्या है? अधिकार के स्वरूप की बात की गई है। लेकिन जब आप जाते हैं का अनुच्छेद 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), तो ये समझिएगा कि ये जो साधारण उपबंध हैं, साधारण अधिकार हैं, जो 15(1) और 15(2) अधिकार देते हैं, उनका अपवाद कहाँ है? ये हैं। कौन? 3, 4, 5, 6। जो आपका आर्टिकल 15 सब क्लास 4 है, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है। जबकि आपका जो 15(5) है, यह 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया है। और जो आपका 15(6) है, यह 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया है ना। तो यहाँ तक आप बातें समझ गए होंगे। और दूसरी बात है कि ये जो आप 15 को पढ़ रहे हैं, ये आर्टिकल 14 का क्या है? ये आर्टिकल 14 का पूरक है। यानी अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि समानता स्थापित की जाएगी। यही कहा गया ना कि समानता स्थापित की जाएगी। तो समानता कैसे स्थापित होगी, इसकी बातें कहाँ की गई हैं? अनुच्छेद 15 में की गई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यह अनुच्छेद 14 का क्या है? पूरक है। कौन? अनुच्छेद 15। 14 का पूरक 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी, सब उसके पूरक ही है। हम बात करने वाले हैं किसकी? कि 15(1) की अगर बात की, 2 बातें देखिए। जब भी आप पढ़िए तो ये देखिए कि इस 15(1) की मूल तथ्य क्या है, ये जानना चाहिए। और जब हम मूल तथ्य को जान लें तो हमें ये समझना चाहिए कि इससे निष्कर्ष क्या निकला। अगर ये बात आप समझ जाइए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 15(1) में क्या चीज़ें हैं। जब तक आप निष्कर्ष को नहीं निकालते हैं, उसका कंक्लूजन खुद ही नहीं निकालेंगे। क्योंकि एक प्रॉब्लम है कि भाई किस बात को लेकर समानता स्थापित होगी। तो कहता है राज्य जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित है। 15(1) जो आपका है, यानी कि आर्टिकल 15 सब क्लास 1 क्या कहता है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध या उसके साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये कहाँ कहा गया है? 15(1) में कहा गया। जब ये कहा गया तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? ये तो आप समझ गए कि कह रहा है कि किसी भी नागरिक से, है ना, किसी भी नागरिक के साथ या उसके विरुद्ध, कह सकते धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, निवास स्थान नहीं, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, या इसमें से किसी भी एक आधार या एक से अधिक आधार पर भी नहीं किया जाएगा। यानी इन 5 उसके आधार हैं जिनका भेदभाव नहीं करेगा। धर्म का, मूल वंश का, जाति का, लिंग का, जन्म स्थान का कोई भेदभाव नहीं करेगा। निवास स्थान नहीं है, ध्यान रखिएगा। निवास स्थान के आधार भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा।
ये कहता है इस बात को। अब निष्कर्ष क्या निकला, हमने कहा कि जब आप मूल तथ्य को जान लीजिए तो उससे क्या निष्कर्ष निकला वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है। मैंने कहा ना, आपको लगे कि अनुच्छेद कहीं दिया हो सवाल कि क्या अधिकार भारत में रहने वाले सभी को प्राप्त है, आप कहेंगे हाँ भारत में नागरिक लोग रहते नहीं, हमारे यहाँ विदेशी भी लोग आकर के व्यवसाय करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, है ना, बहुत सारी कंपनियाँ स्थापित हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, पहला निष्कर्ष यही निकलता है, अगर आप देखेंगे कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, यानी भारत के सभी व्यक्तियों को अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है, केवल उन्हें प्राप्त है जो भारत के नागरिक हैं। समझ गए, निष्कर्ष यही तो निकला। दूसरी बात क्या, राज्य केवल 5 आधारों पर ही भेदभाव नहीं करेगा। ये 5 आधार हैं, मतलब राज्य केवल 5 आधारों भेदभाव नहीं करेगा, बाकी और किन्हीं आधारों पर आपसे भेदभाव कर सकता है। देखो ये हम लोग अपना लैंग्वेज में ये समझने के लिए कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा है, तो पहले ये समझ लिए कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, यह अधिकार मात्र उन्हें प्राप्त है जो भारत के नागरिक हैं। दूसरा क्या, इसमें दिए गए, इस अनुच्छेद में दिए गए उन 5 आधारों के अलावा या सिवाय किन्हीं अन्य आधारों पर राज्य भेदभाव कर सकता है, राज्य को नहीं रोका जाएगा। यानी खाली 5 आधारों पर आपसे भेदभाव नहीं करेगा। 5 आधार आपको बता दिया गया है। निवास स्थान के आधार पर अगर राज्य चाहे तो भेदभाव कर सकता है, क्योंकि जन्म स्थान तो यहाँ लिख दिया गया, निवास स्थान लिखा नहीं, तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। किसके साथ, हमारे आपके साथ। अच्छा, ये करना जरूरी होता है क्योंकि विशेष परिस्थितियों में कोई राज्य हो या देश का कोई ऐसा हिस्सा हो जहाँ हर किसी को बसने से रोका जाए तो गलत नहीं है, सही है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और निष्कर्ष से निकलता है कि यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं प्राप्त है। कौन, 15 उपखंड 1 अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध है, व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त नहीं है। नहीं तो ही पढ़िए, नहीं छोड़िए किताब को। अब आप मुझे सुनिए, मेरी बात समझ गए तो उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ये बात जानी, जो मैंने 5 बातें बोली है, 4-5 निष्कर्ष, अगर वो आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। मतलब सीधा सीधा क्या, 15(1) में दिया गया जो अधिकार है वह अधिकार ऐसा आप नहीं सोचेंगे कि ये तो क्या कहते हैं व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं प्राप्त है, यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। जबकि अभी आगे आने वाला 15(2), यहीं जब आप देखेंगे किसे, आर्टिकल 15 सब क्लास 2 को, तो यह जानते हैं राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। हमने कहा बुक नहीं खोलेंगे आप, बिल्कुल अब नहीं, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद ये होना चाहिए आप में कि बुक की जरूरत आपको ना पड़े। आप देख के आए थे, अभी क्लास क्वेश्चन करने के लिए आप मुझसे बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ऐसे मत करिएगा। समझने के लिए आपको एक शब्द को समझना होगा। तो 15(1) खत्म, ऐसा कुछ और है नहीं। अब 15(2) में चलते हैं, यानी आर्टिकल 15 सब क्लास 2 वो कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, निवास जन्म स्थान, बाबा निवास स्थान आता है ना, निवास स्थान नहीं भाई, जन्म स्थान, या इनमें से किसी भी आधार पर, क्या, किसी भी आधार पर क्या है, तो यहाँ पे 15(2) का ये है, 15 अनुच्छेद 15 का 15 उपखंड 2 का ए है। ए में क्या कहा जाता है, दुकान, कहाँ, दुकान, सार्वजनिक स्थल हो, चाहे सार्वजनिक होटल हो कहीं पर, या क्या कहते हैं आपको मनोरंजन स्थल हैं, वहाँ प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। ठीक, दुकान, सार्वजनिक स्थल ऐसे कुछ हों, या कोई मान लेते हैं कि कोई मनोरंजन स्थल है, कोई होटल है, तो उन जगहों में किसी को जाने से रोका, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। किन आधारों पर, इन्हीं 5 आधारों पर जो 15(1) में बताया गया 5 आधार, उन्हीं के आधार पर किसी को प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। इसी का जो 15(2) है, अनुच्छेद 15(2) का बी भी है। बी में क्या कहता है, कहता है कि पूर्णतः या अंशतः, कहा गया कि पूर्णतः
या अंशतः क्या हो, पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित। किससे? राज्य निधि से पोषित कोई तालाब हो, कोई कुआं हो, है ना, कोई सामाजिक समागम हो, या ऐसे समागमों के उद्देश्य के लिए कोई लान टाइप का, कोई हॉल टाइप का बनाया गया हो, तो वहाँ पर भी धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर जाने से रोका नहीं जाएगा, यानी प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। अब ये अधिकार राज्य के विरुद्ध तो प्राप्त ही प्राप्त है, यह अधिकार हमें व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। जैसे कि पहले क्या होता था कि जो शूद्र थे पहले के समय में, कभी ऐसा हुआ है कि उन्हें कोई कुएं तालाब में जो है में घुसने का अनुमति नहीं होता था, ये इसीलिए है। तो अगर आप यह मान लीजिए किसी को आप रोकते हैं जो राजनिधि से पोषित है, ध्यान रखिएगा, राजनिधि से पूर्णतः है या अंशतः, पूरी तरह राज्य ने पोषित कर रखा उस तालाब कुएं को। इससे हमारी सरकार देखते अमृत सरोवर बना रही ना उत्तर प्रदेश में, अमृत सरोवर बन रही, हाँ, हर गांव में अमृत सरोवर बन रहा है। यह हमारी सरकार जो हमारे यहाँ नाले होते हैं, तालाब होते हैं, प्रतिवर्ष बरसात होने के पहले एक अच्छा खासा बजट आवंटित करती है और उनकी साफ़ सफाई कराती है, बाकी उनको सीढ़ियाँ बनवा करके पार्क टाइप का डेवलप करती है। किया भी है हर गांव में लगभग, जहाँ नहीं है वहाँ हो रहा है, और जहाँ है उसकी मरम्मत हमेशा हुआ करती है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि तालाब मतलब एक उद्देश्य है कि अमृत सरोवर तालाब हर गांव में होना चाहिए, हर ग्राम पंचायत में एक तालाब का होना आवश्यक। अगर नहीं है तो खुदवा करके बनाया जा रहा है, उस पर अच्छा खासा बजट है, किसका? सरकार का। तो आप समझ सकते हैं ना। तो जब वो उसको विकसित कर रही है तो चूँकि पूर्णता वो पोषित राज्य सरकार द्वारा, तो वहाँ प्रवेश अगर करने से किसी को रोक दिया जाए कि आप फला निम्न जाति के धर्म के आधार पर रोक दिया जाए, या जाति या लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी कहा जाए कि आपका वंश यहाँ वर्ण व्यवस्था में आप निम्न श्रेणी में आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, दंडात्मक होगा। क्योंकि 15(2) जो है वो दंडात्मक स्वरूप में है, क्योंकि व्यक्ति के विरुद्ध है, ये व्यक्ति के विरुद्ध भी है और राज्य के विरुद्ध है। पहले ऐसा होता रहा है बहुत पहले वैदिक समय में, अब ऐसी कोई बात वर्तमान में नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए आपने अपने व्यक्तिगत हित के लिए, निजी हित के लिए क्या बना रखा है, अगर आपने निजी हित के लिए बनाया है तालाब, कोई कुआं आपकी बाउंड्री वाल के अंदर, तो आप रोक सकते हैं भाई। आपने आपकी बाउंड्री वाल के अंदर आपने निजी अपने लिए बनाया था, कोई ऐसी सड़क हो, कोई ऐसा मार्ग हो जो आपने बनाया हो अपने लिए, तो उस अपने लिए बनाया आपने, उस पर सरकार से कोई मतलब नहीं है, तो उस पर आप जाने से रोक सकते हैं किसी को। मान लीजिए आपको 10 बीघे प्लाट है और 20 से रास्ता निकाले हो अपने प्लाट में जाने के लिए, लेकिन ऐसा भी है कि आपके उस रास्ते से अगर लोग चाहें तो शॉर्टकट दूसरे गाँव में जा सकते हैं, तो आप उन्हें जाने से रोक सकते हैं, क्योंकि आपको पब्लिक नहीं है ना, वो सार्वजनिक नहीं है मार्ग, वो मार्ग आपका व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत मार्ग पर किसी जाने रोका जा सकता है क्योंकि हमारा खुद का है ना वो, तो आप रोक सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक नहीं। समझ गए बात? तो 15(2) भी क्या हुआ? खत्म हो गया। हाँ, याद रखिएगा एक चीज़ को, 15(2) में एक और ए और बी जो हैं, इन्हें आप जानिएगा अच्छे से कि दुकान, सार्वजनिक भोजनालय हों, होटल हों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल हों, वहाँ प्रवेश से रोका नहीं जाएगा उन 5 आधारों पर। दूसरा, पूर्णता अंशतः राजनिधि से पोषित, अथवा ये कहा जाए कि साधारण जनता के प्रयोग के लिए कोई समर्पित कुआं बनाया गया हो, तालाब बनाया गया हो, सामाजिक समागम के लिए कोई स्थान हो, उस उपयोग से संबंध रखता हो, तो ऐसे स्थानों पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा उन 5 आधारों पर। वो 5 याद रखिएगा: धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, निवास स्थान। अब एक बात निकल के आई, हाँ, निवास बाबर बोल देता हूँ, निवास स्थान नहीं, इसको भाई देखिए जन्म स्थान है, बाबर निकल जा रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए, सब गलत। तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकला? मैंने कहा कि इसका भी निष्कर्ष होगा कुछ न कुछ। क्या निष्कर्ष निकलता है इसमें? पहले तो ये निकला कि अनुच्छेद राज्य के साथ साथ व्यक्ति के विरुद्ध भी है, राज्य के साथ साथ या व्यक्ति के विरुद्ध भी है। दूसरी बात कि कोई भी स्थान जो सार्वजनिक प्रयोग के लिए है, वहाँ उन 5 आधारों पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, आपको प्रवेश से विभेद नहीं किया जाएगा। यानी 5 आधारों को बना करके आपसे कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपका प्रवेश वर्जित है। बस वही 5, उन 5 आधारों पर आपके प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, आपको
ना उन 5 आधारों पर कोई भेदभाव किया जाएगा, बाकी और किन्हीं आधारों पर किया जा सकता है। दूसरी बात, इस प्रकार का भेदभाव राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। अगर कोई करना चाहे, कोई व्यक्ति कि हाँ यहाँ ना, और राज्य मना कर रहा है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम इसमें एंट्री नहीं लेने देंगे, तो वो भी नहीं कर सकता है। कोई भी स्थान जहाँ राज्य द्वारा पूर्णतः अंततः सहायता प्रदान की गई हो, तो वहाँ पर भी ये स्थिति बन जाती है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, प्रवेश से निषेध नहीं कर सकते हैं, किसी को प्रवेश से रोक नहीं सकते हैं। इन 5 आधारों को आप बहुत ही अच्छे से समझे रहिए। किसको? हाँ, इन 5 को। ये 5 याद रखिए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और क्या? जन्म स्थान। निवास स्थान नहीं, है ना, जन्म स्थान। अब हम बात करेंगे, ये तो क्या थे, इसके सिद्धांत थे, ये सिद्धांत थे। अब हम बात करेंगे किस पर? हम आपसे बात करने वाले हैं अपवादों पर, क्योंकि अपवाद को तो भाई देखिए आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये संशोधनों के माध्यम से आए हुए हैं। हम चलते हैं कहाँ? 15(3). 15(3), क्योंकि कहा गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब लिंग के आधार भेदभाव होने जा रहा है ना। 15(3) में क्या कह दिया गया? स्त्रियों और बच्चों के लिए, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध। राज्य चाहे तो किसके लिए? महिलाओं एवं बच्चों के लिए क्या कर सकता है? विशेष उपबंध कर सकता है। अगर उन्हें विशेष उपबंध करने की अनुमति दे दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि तो भेदभाव तो हो गया ना, जबकि कहा गया नहीं होना चाहिए। लिंग के आधार पर हुआ ना। तो कहता है क्या कि अनुच्छेद 15 की कोई भी प्रावधान राज्य को, 15(3), राज्य को, एक मिनट रुकिए, किसी मैसेज है इसमें, चलिए छोड़िए। कहता है कि अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य को स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने से रोका नहीं जा सकता है। यानी वो ऐसा कर सकता है, उसे निवारित नहीं। यानी कि अनुच्छेद 15, जो अनुच्छेद 15 में है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उन आधारों पर यह कह सकते हैं कि वो प्रावधान जो हैं अनुच्छेद 15 में, वो किसे निवारित नहीं करते हैं? राज्य को, कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान ना कर सके। यानी महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान करने का अधिकार राज्य को प्राप्त है। कहाँ? अनुच्छेद 15(3) में। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है? लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध होने के बावजूद निष्कर्ष क्या निकला? हमने कहा है हर आर्टिकल पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश जरूर करिए आप। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष से निकलता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध रखा गया है, कि लिंग के आधार भेदभाव नहीं होगा, 15(1) में कहा गया है। लेकिन हो रहा है कि बावजूद अनुच्छेद राज्य कोई विशेष प्रावधान करने की शक्ति देते हैं, या महिलाओं एवं बच्चों का विशेष प्रावधान करे, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये क्या है? ये अपवाद है। किसके लिए अपवाद है? उन 15(1) की बात करें, 2 की बात। 15(1) पर जहाँ कहा गया धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार भेदभाव नहीं करेंगे, वहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए, जब आपने पहले कह दिया तो फिर ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक। तो निष्कर्ष में ही बात होती है। फिर बात कर सकते हैं कि समय समय पर, चूँकि ऐसा विशेष उपबंध करने की बात तब होती है जब उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय बहुत सारे चीज़ों को दे रखा है, और महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में बहुत सारे विधायिका ने कानून भी पास किए हैं। बाल संरक्षण अधिनियम है ना, बालकों के लिए, प्लस महिलाओं के घरेलू हिंसा अधिनियम जो कि 2005 का है, उसे पारित किया गया उनके संरक्षण के लिए। उच्चतम न्यायालय ने, देखिए अगर कहा जाए, उसने कहा कि अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 15(3) की अगर बात करते हैं, तो अधिकार ये कहा जाता है कि अनुच्छेद जो 42 में है और जो 15(3) में है, क्योंकि वहाँ भी महिलाओं के संबंध में बातें की गई हैं। अगर आप 42 को देखेंगे तो, है ना, तो कहता है कि विशेष प्रसूति अवकाश कहाँ दिया जाता है? 42 में महिलाओं के लिए है प्रसूति अवकाश, तो कहता है वहाँ दिया जा रहा है 42 में। तो उसकी पूरक के रूप में 15(3) को आप ये कह सकते हैं कि अस्वीकार नहीं, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि 42 में राज्य का एक कर्तव्य है ना कि प्रसूत महिलाओं की सहायता के लिए उपबंध किया जाए। ये निर्देश देता है कौन? संविधान। किसे? राज्य को। राज्य का मतलब आप समझते हैं, जो अनुच्छेद 12 में राज्य है, जो अनुच्छेद 36 में है। नीति निर्देशक तत्वों के लिए राज्य की बात जो की जाती है वो 36 में बताया गया, वही चारों वहाँ भी हैं जो अनुच्छेद 12 में यहाँ पर है। अब बात होता है कि महिलाओं के लिए क्यों? एक व्यवहारिक सी बात है कि महिलाओं के लिए विशेष उपबंध क्यों, बच्चों के लिए विशेष उपबंध क्यों? आप ऐसा कह सकते हैं तो धोखा है लोगों के साथ। लोग, पुरुष वर्ग तो कह सकता है ना कि ऐसा क्यों किया गया है,
ऐसा उसके मन में आएगा। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ है कि महिलाओं की जो जैविक बनावट है वही मूल कारण है कि उन्हें विशेष उपबंध दिया गया है। जैविक बनावट यानी उनकी जो है शरीर की ऐसी अवस्था है कि जहाँ उन्हें अगर ये कहा जाए इतनी कोमल भी होती हैं कि पुरुष कहा जाता है कि समान कार्य समान वेतन का सिद्धांत है ना। तो समान कार्य समान वेतन हो, लेकिन समान कार्य महिलाओं से आप नहीं करवा सकते। एक महिला अगर प्रेग्नेंट है तो क्या पुरुष के साथ पूरा काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। या मान लीजिए उसने बच्चे को जन्म दे दिया तो काम कर पाएगी? नहीं ना। तो उसे क्या चाहिए? प्रसूति अवकाश चाहिए, और उस गर्भावस्था में से विशेष उपबंध तो मिलना ही चाहिए। और वो कोमल है, पुरुष तो धूप में भी खड़े होकर कुछ काम कर लेते हैं। महिलाएं अगर कहिए कि आप धूप में खड़े रहे तो बेहोश हो जाएंगी थोड़ी देर बाद, ऐसा उनके साथ हो सकता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि काले होने के डर से वो नहीं करेंगी काम, सही चीज़ है कि बेहोश हो जाएंगी। ये बात का मतलब कोमल है, उनकी सुकुमार अवस्था का, बालकों महिलाओं के सुकुमार अवस्था का ध्यान दिया जाता है। इसीलिए महिलाओं को ऑफिस वर्क 3 सेट में नहीं करवाया जाता है। 3 सेट में ऑफिस वर्क करवाओगे तो मर जाएंगे ऐसे ही। मतलब पुरुष की अपेक्षा कहीं ना कहीं मैथिल सीधा है, ये माना जाता है कि वो नाजुक है। भले ही नाजुक नहीं, सीने पर चढ़ के मारना शुरू करने किसी को, वो विषय अलग है ना। तो फिर महिला देखिए स्कूल कॉलेजों को अगर देखा जाए तो वहाँ भी इनसे जो भेदभाव पहले होता रहा है, तो उसको कम करने के लिए ही ऐसा किया गया, विशेष प्रावधान किया जाए। इसीलिए महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण भी 33% की बात की गई। अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दिया है कि जो मैं ये 60 या कुछ सीटें जो रही हैं ईपीपी की, उसमें हम 20% देंगे किसी महिलाओं को। आने वाली 1 लाख और जो पुलिस की भर्ती है जो आने वाली है 2-3 महीनों में आ जाएगी, वो भी उसमें भी कहा गया है कि 20% जो है रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया जाएगा। तो यानी महिलाओं को विशेष व्यवस्था दिया जाता है। बस इस बात को ध्यान रख करके सरकारी नौकरियों में देखा जाए तो महिलाओं को विशेष अहर्ता दी जाती है, महत्ता उनको दी जाती है। पंचायत चुनाव होता है, वहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र में देखिए पुरुष आंगनबाड़ा नहीं है, समझिए आंगनबाड़ी केंद्र जो बना है वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरुष है क्या? महिलाएं ही हैं। हाँ, आंगन में बना है, शिशुओं को पालना है। तो वहाँ भी देख लीजिए आप, आंगनबाड़ी केंद्र बने, किशोर न्यायालय बने, जवेनाइल कोर्ट, किशोर न्यायालय है ना, बाल किशोर न्यायालय जो होते हैं, जवेनाइल कोर्ट, बाल गृह या राष्ट्रीय महिला आयोग जो 1990 से प्रभाव में अपने आया हुआ है, 1993 से गठित हो गया, 93 से। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो किसका प्रभाव है? अनुच्छेद 15(3) का है। 15(3) का ये प्रभाव कि महिलाओं के लिए विशेष प्रभाव या विशेष प्रावधान कर दिए गए। अब बात कर लीजिए कहाँ 15(4) को आप, अनुच्छेद 15(4) पे बात करते हैं जब आप, तो 15(4) में कुछ ऐसा खास बात नहीं है। एक केस था चंपक्कम दुराई राजन बना मद्रास राज्य। जब आप पढ़ते हैं 15(4) को तो एक केस मिलता है कि चंपक्कम दुराई राजन, पढ़ी और स्तुति चंपक्कम को, हाँ 15(4) पर चंपक्कम दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य। चंपक्कम दुराई राजन केस में इस मामला ये था, इस मामले में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा था उसी निर्णय को बदलने के लिए ही संसद ने संविधान में एक संशोधन कर दिया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 करके 15(4) को जोड़ दिया। मामला ये था चंपक्कम दुराई राजन में कि 1950 और 1951 की बात है, मद्रास सरकार ने एक आदेश जारी किया। किस बात को लेके? मद्रास सरकार ने 1990-91 में एक आदेश जारी किया कि जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान कर दिया। कैसा? जाति आधारित प्रावधान। जबकि हमारे यहाँ आरक्षण सामाजिक शैक्षिक आधार पर है ना। तो उसने क्या किया? जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान कर दिया, जिसके द्वारा जो सीटों का अनुपात होता है वो कुछ जातियों के लिए बिल्कुल निश्चित कर दिया गया। तो और जातियों को बुरा नहीं लगेगा?
जैसे बांग्लादेश में देखिए आरक्षण ही है कि पूरा बांग्लादेश तबाह हो गया। तो सरकार ने इसे क्या किया, इस मामले को अनुच्छेद 46 का आधार मानकर किया था, 46 में जो बातें हैं उसी को आधार मानकर किया था। लेकिन जब राज्य के इस आदेश को पंकज दोराई राजन बनाम मद्रास साध में चैलेंज कर दिया गया, तो उच्चतम न्यायालय में जब केस गया था तो 15 ही उसका आधार बना। क्या 15 ही आधार बना? और कहा गया, जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये चंपक्कम दोराई राजन केस गया तो कहा गया कि भाई आपने तो कहा कि अनुच्छेद 15(1) में कि जाति के आधार पर कोई हम भेदभाव ना करेंगे, तो फिर आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? तो इस बात में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, अनुच्छेद 29(2) को आधार मान करके मद्रास सरकार की जो क्या थी पॉलिसी थी कि हम जाति के आधार पर आरक्षण देंगे, उसे क्या घोषित कर दिया, असंवैधानिक। उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। आप समझ गए बात, कम से कम शब्दों में बनी हुआ बता दिया हूँ आपको। बाद में क्या हुआ कि फिर सरकार संसद को लगा कि हमें एक अमेंडमेंट कर देना चाहिए, तो संसद ने क्या किया कि संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया 1951 में। अनुच्छेद 15(4) तभी जोड़ा गया। अगर चंपक्कम दोराई राजन का मामला ना आता तो संविधान में 15(4) आता नहीं। ठीक, तो ये मामला जब आया तो वहाँ कहा गया कि देखिए अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29(2) की कोई बात राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए कुछ वर्गों जैसे कि एससी और एसटी की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। समझ लिए, जाति के आधार पर क्या किया गया था, मद्रास सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया था, जिस कारण चंपक्कम दोराई राजन का केस कहाँ पहुँच गया और चैलेंज दिया गया अनुच्छेद 15 का सहारा लेकर के। कहा गया कि अनुच्छेद 15 में जब आपने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे तो आप कुछ ही जातियों को क्यों आरक्षण दे रहे हैं, जाति को आरक्षण का आधार क्यों बना रहे हैं? तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ गलत है भाई, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन संसद को लगा कि नहीं इसकी ज़रूरत है, तो उसने क्या किया कि एक संशोधन कर दिया 15(4) और जोड़ दिया, इस बात को कहा कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29(2) की कोई भी बात देश में जैसे सामाजिक शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं, कौन, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष व्यवस्था करने से या विशेष प्रावधान से रोकती नहीं है, यानी कि निवारित नहीं करती है। अब यहीं से क्या पैदा हो गया, तो 15(4) में क्या मिला, 15(4) में मिला चंपक्कम दोराई राजन केस के बाद एससी और एसटी का रिजर्वेशन मिल गया। मैं रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा सपोर्टर नहीं हूँ, ये सही चीज़ मैं नहीं मानता हूँ। रिजर्वेशन की ज़रूरत अब है देश में, जब रही होगी तब रही होगी। अब आरक्षण की वजह से जो प्रतिभाएं हैं, बड़ी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं जिनका कहीं ना कहीं तो कह सकते हैं कि उनको हानि होती है उनकी। खासकर मेरा मानना है कि सिविल के कंपटीशन में रिजर्वेशन तो कभी रखना नहीं चाहिए। खुला मैदान छोड़ दीजिए, चाहे जिस समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लिंग का, जब आपने कहा भेदभाव नहीं कि छोड़ दीजिए। सिविल में तो बिल्कुल नहीं। प्रशासक बनाना है तो प्रशासक में रिजर्वेशन अगर दिया जाए तो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमें वहाँ क्या चाहिए, प्रतिभाशाली और बौद्धिक क्षमतावान व्यक्ति चाहिए, है ना। तो वहाँ मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। इस पर विचार करना चाहिए कि कैसी तरीके से आरक्षण कुछ ही जगहों तो सीमित किया जाए, सभी जगहों पर ना रखा जाए, है ना। जैसे प्रवेश में रखा जाए एडमिशन में, लेकिन नौकरियों में आरक्षण नहीं रखना चाहिए। नौकरियों में चूंकि बात है कि आप जिस पद पे जा रहे हैं उसके आप आरक्षण के आधार पर अगर निर्णय करें तो गलत है। और ये भी नहीं कह सकते कि जो आरक्षण पा करके चयनित हो रहा है वो अयोग्य है। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि वो अयोग्य है, लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण उन सीटों के बंटवारे में एक कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से जो कंप्यूटर होते हैं उन पर दबाव बनाता है, तो दबाव खत्म हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा करना चाहिए। तो जब ये कहा गया कि भाई नहीं रोकती हैं, तो इसके बाद क्या हुआ कि लगभग 22.5% रिजर्वेशन एससी और एसटी को दे दिया गया, है ना। शैक्षिक संस्थानों में दिया जाने लगा। पहले शैक्षिक संस्थान में दिया गया था एडमिशन के लिए खाली बस, बाद में नौकरियों में दिया जाने लगा। एससी एसटी को रिजर्वेशन पहले शैक्षणिक एडमिशन के लिए था बस, उसके बाद फीस में छूट दे दिया। मान लो कोई स्कूल बन रहा है, एडमिशन ले रहे हो तो आपको फीस में छूट दे दी जाएगी, आपको स्कॉलरशिप, ये सब किया गया था, ना कि ऐसा किया गया था।
अभी हुआ क्या कि कहा गया कि मान लीजिए यदि उच्च वर्ग की महिला किसी अनुसूचित जाति, एक सवाल उठा कि अगर आपने SC ST रिजर्वेशन दे दिया है और मान लीजिए कोई अपर कास्ट की महिला हो, यानी कि अपर कास्ट की महिला, हाँ जनरल की हो, अपर कास्ट कोई महिला हो, उसने क्या किया, SC ST से विवाह कर लिया, तो क्या उस महिला को आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ गया आप? फिर ये भी कहा गया क्या उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो कहा गया नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए शैक्षिक अर्हता में कहा गया कम से कम अंक होना चाहिए, कम से कम अंक पे उनका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा सब चल रहा था। कभी कभी कुछ ऐसी एग्जाम हुई हमारे यहाँ मेडिकल के, कभी ऐसा भी समय था जहाँ 10 नंबर पाई के एडमिशन हो गया, क्या 10 नंबर लिए एडमिशन हो गया। तो जो मेरिट होती है, मेरिट किसी के मेरिट क्यों बनाई जाती है? किसी को निकालने के लिए नहीं। सही चीज़ है कि मेरिट अधिक मेरिट जहाँ आती है, अगर कोई फेयर तरीके से एग्जाम हो रहा है और जब मेरिट अधिक आ रही है तो जाहिर सी बात है जिसके अंक अधिक होंगे वो प्रतिभाशाली तो होगा ना, और जिसके अंक कम होंगे वो, हाँ बौद्धिक क्षमता उसमें कम तो जरूर होगी, ऐसा तो है नहीं औरों के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं ये गलत था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। फिर भी अब आरक्षण जो था बहुत लंबा समय हो चुका, इसे हटाना चाहिए, इसे विचार करना चाहिए। अब बात किसकी करेंगे हम लोग? 4 हो गया। 4 में इतनी सी बात है, चंपक्कम द्वाराजन ने एक ऐसी बीज बो दिया जो SC ST रिजर्वेशन आ गया। ठीक है, समझ गए? तो आज पूछा जाए कि SC ST रिजर्वेशन आने के पीछे का रीजन, चंपक्कम द्वाराजन मद्रास सरकार ने जिन निकाल दिया अलादीन के चिराग से, और ये हो गया। तो आइए कहाँ चलते हैं, 15/5 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में एक और जोड़ दिया गया। क्या कहा गया? कहा गया कि ये बताइए कि जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान हैं और जो निजी शैक्षणिक संस्थान हैं, और इसके अलावा जो उच्च शिक्षा है उसमें आरक्षण कैसे दिया जाए। अब तो आरक्षण दिन आ ही चुका ना, तो कहा गया उसमें आरक्षण कैसे दिया जाएगा। उसमें आरक्षण देने की बात की कि उसमें रिजर्वेशन कैसे दिया जाए। तो इसमें कहा गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में, सरकारी शिक्षण संस्थान में तो रिजर्वेशन देना आसान था, क्योंकि वो भाई सरकार का है और सरकार डिसाइड कर देगी कि हाँ हम इतना परसेंट देंगे, 21% देंगे या 27% किसे देंगे, OBC को देंगे, ST को हम 2% देंगे, ये डिसाइड कर देगा वो। लेकिन निजी शिक्षण संस्थानों में एक मामला है कि निजी संस्थाएं ये सोचती हैं कि क्यों दे रिजर्वेशन। तो एक केस है TM पाई, है ना, आप देखे होंगे, उसमें लिखा होगा आपकी बुक में, क्या लिखा था? TM पाई था कि वाई, क्या क्या लिखा था? TM पाई नाम है भाई, आप लोग भी। TM पाई एक केस, TM पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, TM पाई बनाम कर्नाटक राज्य, और ये केस है 2002 का। 2000 TM पाई केस कब का? 2002 कर्नाटक का। और एक केस इस्लामिक फाउंडेशन बनाम कर्नाटक, दूसरा केस। ये भी किसका है? कर्नाटक का। ये भी कब का है? 2002 का ही है। ये भी 2002 का है। इसके केस और है, PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, तीसरा केस, PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये केस आपका है 2005 का। ठीक, ये 3 केस हैं। इन तीनों मामलों में उच्चतम न्यायालय ने जानते क्या निर्णय दिया था? TM पाई बनाम कर्नाटक राज्य, इस्लामिक फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, और आपका PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। इन तीनों वादों में, इन तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्या कहा था? निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अगर उच्च शिक्षा में आरक्षण देना तो कौन तय करता था? संसद करती थी।
और दूसरी बात की अगर सरकारी संस्थान सरकार तय ही कर देगी, लेकिन जब ये हुआ कि निजी शिक्षण संस्थान में भी रिजर्वेशन चाहिए, लोगों ने इस बात की डिमांड किया, तो ये केस कहाँ थे? टीएम पाई बनाम कर्नाटक राज्य, इस्लामिक फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य और पीए इनामदार, इन तीनों के सुप्रीम कोर्ट जो मामले उसके सामने गए तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, निजी जो प्राइवेट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें क्या नहीं होगा, रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा, मना कर दिया। तब इसीलिए क्या हुआ कि उसमें हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री थे, उनका नाम था अर्जुन सिंह, है ना? उसमें कौन थे? उसमें शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह शायद थे, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मुझे पता है उसमें अर्जुन सिंह रहे होंगे। अर्जुन सिंह ने क्या किया, संसद में 93वां संविधान संशोधन पेश कर दिया। ये जो लिखा हुआ 93वां संविधान संशोधन 2005, 93वां संविधान संशोधन पेश किया उन्होंने। और जानते हैं संविधान में एक नया अनुच्छेद 15(5) को जोड़ दिया संसद ने। यानी ये प्रस्ताव शिक्षा मंत्री जो अर्जुन सिंह जी थे उन्होंने ही पेश किया था कि नहीं, निजी शिक्षण संस्थानों में क्या चाहिए, आरक्षण देना चाहिए, तो उन्होंने प्रावधान कर दिया। अब उसका प्रभाव क्या निकला? जो अनुच्छेद 15 आप देखते हैं, या आप अनुच्छेद 15(1) की बात को देखते हैं, अनुच्छेद 15(1) की बात कहाँ है? ये जानते क्या है आपका? ए बी सी डी ई, है ना? ये 5 बातें हैं, हमेशा इसी को चैलेंज किया जाता था। तो ये कहा गया कि जो अल्पसंख्यक या सहायता प्राप्त, बस एक बात कह दिया गया था कि जो अल्पसंख्यक हैं उन प्राइवेट कॉलेजों में आरक्षण का डिसाइड सरकार नहीं कर सकती है। वो कॉलेज जितना आरक्षण चाहेगा, जिसको चाहेगा उतना देगा, क्योंकि जो अल्पसंख्यकों का है, जिन्होंने अपने पोषित, किस बात को पोषित कि मतलब अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बचाने के लिए किसी ऐसे संस्थान की स्थापना की, यानी कि जो अल्पसंख्यक विद्यालय होते हैं उन्हीं को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़ करके किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे सरकारी हो, चाहे निजी सहायता प्राप्त हो, चाहे गैर सहायता प्राप्त हो, सब में सामाजिक और शैक्षिक आधार पर क्या दिया जाएगा? सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। खाली एक बात छोड़ा गया बस, मतलब जो आपका 15(5) है, जो कि अर्जुन सिंह द्वारा लाया गया था संसद में, यह विधेयक जो कि संशोधन के रूप में 93वां संविधान संशोधन 2005 बना था, इसके द्वारा जो अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया था, उसमें यही बात सीधी सीधी कही गई है क्या, कि कोई बात राज्य को अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त हो, उनमें प्रवेश से किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, है ना, और चाहे गैर सहायता प्राप्त होंगे, किसी में भी सामाजिक शैक्षिक आधार पर आरक्षण देने से कोई रोक नहीं सकता, यानी देना ही है। तो निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने के लिए कौन सा विधेयक आ गया, कौन सा संशोधन आया? 93वां। अगर ये तीनों केस सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं देना चाहिए तो आता ही नहीं। समझे आप? नहीं समझे? जब ये बार बार चर्चा उठी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, जो भाई SC ST रिजर्वेशन नहीं पाएंगे तो चिल्लाएंगे नहीं, केस पे केस ठोक रहे थे। तो कहा ठीक है भाई, संसद ने कहा, कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह का मतलब कांग्रेस सरकार होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह ने पेश कर दिया, शिक्षा मंत्री थे, उन्हें पेश कर दिया विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, वो पास भी हो गया, 93वां संशोधन था वो, और संविधान में जोड़ दिया कि भैया ऐसा है कि आप अनुच्छेद 15 की जो बात कर रहे हैं, परेशान मत होइएगा इस बात को लेकर के। 15(1) में जो बातें कही गई हैं उसको टेंशन मत ली कि जात के आधार पर ये नहीं वो नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। निजी शिक्षण संस्थान चाहे राज्य द्वारा पोषित हो चाहे ना पोषित हो, चाहे एक सरकारी संस्थान हो चाहे सब में रिजर्वेशन सामाजिक शैक्षिक आधार पे देना ही देना, यानी रोका नहीं जाएगा। ये हो गया, समझ गए बात अब? तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष से निकला संख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। अब EWS है तो भी अप्लाई है, अब उसको भी आप कहेंगे ना, EWS है, वो 2019 में जो रिजर्वेशन लाया गया, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए 10%, वो भी ऐसे अप्लाई हो गया। तो अब आप ये कह सकते हैं क्या, जो कि आपका 15(6) है, 103वां संविधान संशोधन 2019 है ना, तो अब EWS को भी सेम बातें वही है। तो आप कह सकते हैं उस समय जब संशोधन किया गया था, 15(5) लाया गया था,
तो वहाँ खाली यही कहा गया था कि देखिए भाई, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी शिक्षण संस्थान भारत में चल रहे हैं, सभी शिक्षण संस्थान ओबीसी, एससी, एसटी, सभी को उनको सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन की वजह से उन्हें क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। बात समझ गए? कोई समस्या नहीं, बहुत गुड बात थी। चलिए, फिर कहा गया कि जो अनुच्छेद 15(5) है ना, ये मामला एक केस और कोई था, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 का केस है। उसमें उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान क्या है, संवैधानिक है। मतलब जब 15(5) संशोधन होके आया ना, 15(5) जब जोड़ा गया संविधान में, तो अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, जो कि 2008 का केस है, ध्यान रखिएगा आप, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी गई कि आप इसे 15(5) असंवैधानिक है, इसे आप, ये मूल अधिकारों का हनन कर रहा है 15, इसको हटाइए। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए यह क्या है, यह 15(5) में जो प्रावधान किया गया है कि निजी शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को छोड़ करके अगर अल्पसंख्यक को जोड़ दिया होता तब वायलेशन होता अनुच्छेद 30 का, तो किया नहीं, उसका अतिक्रमण किया नहीं गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दिया, कहा कि ऐसा भाई, ये जो है पूरी तरह संवैधानिक है, क्योंकि यह जो सरकारी हो चाहे निजी हो चाहे जैसे कॉलेज चल रहे हैं, सब में सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात की जाए, उसे संवैधानिक घोषित करेगा। फिर क्या बात था कि उसने कहा कि देखो, एक बात और था, निष्कर्ष में क्या आया कि निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश आरक्षण लागू किया जा सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है उसमें क्रीमी लेयर जो होते हैं, क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए कहा गया था। तो ये एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, है ना। तो जो क्रीमी लेयर होते हैं उन्हें पिछड़े वर्ग माना जाता है कि वे एडवांस हो चुके हैं, अग्रवर्ती हो गए हो, तो उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया था, तो मना कर दिया, कहा कि नहीं होना चाहिए। इस कानून की एक बात और ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कहा अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के केस में भी कहा दिया कि देखिए भाई, 5 वर्षों पर इस बात की समीक्षा होनी चाहिए, और 2008 का मामला है, आप 2023 में है, कितनी बार समीक्षा हुई हमें नहीं पता है। कहा गया था कि हर 5 वर्ष समीक्षा करिए कि रिजर्वेशन जो शिक्षण संस्थानों में दिया जा रहा है, निजी शिक्षण संस्थान या सब में दिया जा रहा है, तो कैसे क्या है, या आप किसकी ज़रूरत है किसको नहीं है, इसकी समीक्षा करिए, किसको ज़रूरत पड़ती किसको नहीं, ये नहीं किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग का निर्धारण 1993 के ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम के आधार पर होगी। 1993 में जो मंडल कमंडल की सब है मामला, मंडल आयोग कहा कि उस आधार पर होगी। तो एक जिन्न है, मेरा सीधा मतलब ये जिन्न है, कौन, 15(4) से ही जिन्न आ गया है। अब 15(6) की बात करिए, ये तो लेटेस्ट है, 2019 में 103वां संविधान संशोधन द्वारा 15(6) जोड़ दिया गया है। इस बात को जानिए कि इसमें कुछ ऐसी बात खास नहीं। से प्रावधान क्या है कि 15(5) और अनुच्छेद जो आपका 15(1) है, जो उसमें आधार बताए गए, अनुच्छेद आपका वो क्या कहते हैं 19(2) भी आप देखेंगे जब, तो आप समझेंगे। 19(1) जी देखिएगा, है ना, 19(1) जी, और आप देखेंगे 19(2), है ना। कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने से निवारित नहीं करेगा, यानी कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19(1) जी की कोई बात राज्य को, अनुच्छेद 19(2) भी आपका उसमें है, वो कहता है कि 100 जो 15(6) है, यह अधिकार किसको देता है, राज्य को, कि वह क्या कर सकता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण देने से निवारित नहीं करेगी या रोकेगी नहीं। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को छोड़कर, यानी EWS कहाँ जा सकते हैं, प्राइवेट संस्थान में भी जा सकते हैं। मैंने पहले बता दिया था आपको कि उस समय खाली OBC, SC, ST की बात की गई थी, लेकिन 2019 से आप क्या मानेंगे, EWS भी अब प्राइवेट शिक्षण संस्थान में रिजर्वेशन ले सकता है। यह जो अनुच्छेद 15(6) है, यह किसका अतिक्रमण नहीं कर रहा है, नया अनुच्छेद 15 कर रहा है अतिक्रमण,
और ना ही 19(1)(g) का कर रहा है, और ना ही यह अतिक्रमण 19 अनुच्छेद 19(2) का कर रहा है, या किसी का अतिक्रमण नहीं कर रहा है। यानी इस बात को ऐसा नहीं है संवैधानिक या चैलेंज करने के लिए, तो आप जानते हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इसको लेके भी लोग गए थे, कोई मतलब नहीं निकला। हाँ, इसका निष्कर्ष क्या आता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मानने का आधार क्या होता है, आप इस बात को जानते हैं। किसी को इकोनॉमिकली वीकर कब माना जाता है, जब आर्थिक रूप से उसके लिए शायद 8 लाख रुपए परिवार की आय पर बात की गई, उसकी वार्षिक आय दिया, यदि 8 लाख से ऊपर नहीं है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता है ना। हाँ, खेत 5 एकड़ से कम हो, 8 लाख रुपए, है ना। 8 लाख, 5 एकड़, 1 एकड़ मीन्स होता है शायद 2.5-3 बीघा होता है क्या उसमें, 8 लाख, 1 एकड़ में 5 बीघे नहीं होते होंगे, 3 के लगभग, 3 से ज़्यादा नहीं, 5 से 15 बीघे, हाँ 3 के समथिंग होते हैं, 3 से कुछ कम ही रहता है। तो जानते हैं 8 लाख रुपए वीकर को दिया गया है। और सीधी बात है कि यह जो आपका 103वां संविधान संशोधन जो 15 से जोड़ा गया, ये खाली जाने की आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया 10%, उसी का प्रावधान है, जो किसी भी चाहे अनुच्छेद 15 का भी अतिक्रमण नहीं करता है, ना 19 से किसी नहीं करता है। समझ गए बात। तो ये था पूरा का पूरा क्या 15, इसमें कुछ बातें बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। आप बहुत ध्यान से लेक्चर को जब सुनेंगे तो देखिए आप समझेंगे, अन्यथा थोड़ा समस्या आ सकती है, क्योंकि इसमें शब्द बड़े। और मेरा प्रयास ये भी रहा है कि मैं बिल्कुल संवैधानिक विषय को संवैधानिक शब्दों के साथ आपको बताऊं तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैंने बहुत व्यवहारिक करने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि संवैधानिक शब्द में होने से क्योंकि होगा कि आपको लिखना हो या कहीं भी कुछ एग्जाम में व्यवहारिक शब्द तो आते नहीं हैं। एग्जाम में कीवर्ड किसका आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड होंगे, तो इसलिए बात को ध्यान में रखा गया है। आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, सारी बातें समझ में आए तो ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।